वीकेंड के बाद कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच आज होगी हफ्ते की शुरुआत। कौन से लेवल है अहम सपोर्ट के लिए आज से, और क्या कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में आएगी रिकवरी या फिर दिखेगा दबाव? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और स्टूडियो में साथ में अनिल सर और मैं आपको आज बताएंगे कि बाजार का सेटअप क्या है। बिल्कुल, और जो थोड़ी नरमी दिख रही है इसको कैसे डील करना है सर। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल यही आज का फोकस है और इस फोकस पर फोकस करें उससे पहले आज के बड़े संकेत, बड़ी बातें देख ली जाए कि क्या है आज के बड़े ट्रिगर्स। डाउ 2 सत्रों में 425 अंक लुढ़का है। गुरुवार जब हम बंद हुए थे तब कमजोरी रही, शुक्रवार ये भी कमजोरी भरा सेशन रहा, तो 2 दिनों में 425 अंकों की टोटल गिरावट। लेकिन इस बीच जुलाई की आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े दमदार आते दिखे। पिछले साल -10.5% थी, इस साल 11.5% पॉजिटिव आती दिखी है। लेकिन एक बड़ी खबर खाने के तेल के दामों को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटाई है लगभग सभी तरह के तेल जो इंपोर्ट होते हैं वहां पर, ताकि घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन से पहले दाम कम हो सके। एक्सपोर्टर्स को 56,000 करोड़ का इंसेंटिव जल्द ही रिलीज किया जाएगा। ये जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर एक बार फिर से मुहर लगती हुई। तो दीप, पिछले 4 दिनों में इस हफ्ते लगातार हर रोज एक ऐसा दिन जा रहा है जब जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही। तो हमारी टीम एक के बाद एक दमदार खबरें आपके लिए लेकर आ रही है और उन खबरों पर पूरी तरह से विश्वसनीयता के साथ एकदम सटीक और सही साबित होती मुहर लगती है। बिल्कुल, स्टॉक की खबर हो, एक्सचेंज जुड़ा है, कुछ एक्शन हो या फिर सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए, हर खबर पर जी बिजनेस है सबसे आगे। और सर, एक्शन भी बाजार में काफी रहा है, हालांकि कुछ ऐसा एक्शन नहीं रहा है जिस पर सब खुश हो, बट दोनों तरफ के मूवमेंट काफी आते हुए दिखे हैं और वॉलेटिलिटी हमने थोड़ी बढ़ती हुई देखी है। इस हफ्ते का सेटअप समझें उससे पहले एक बार जरा ग्लोबल पिक्चर को भी टचअप कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिनों से डाउ और S&P कमजोर रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी निकाली, पॉलिसी में तो कुछ नहीं किया, पर अब ये भी कह रहे हैं कि हम टेपर शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा क्या ग्लोबल मार्केट्स भी अब नई रियलिटी की तरफ मूव करती हुई? आई थिंक कहीं न कहीं वो बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये है ही है कि अब धीमे धीमे टैपरिंग होगी, स्टिमुलस पैकेज वापस लिया जाएगा। लोग अमेरिका से शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे, हुआ इंग्लैंड से। फर्क इतना ही है कि वहां से टैपरिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो पहला संकेत आया, और अल्टीमेटली होगा भी दीप, आज नहीं तो कल होगा। वो कब होता है वही वाली बात है। डेटा अमेरिका में कब सपोर्ट करते हैं कि टैपरिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब हर हफ्ते आपके लिए नए डेटा आते हैं और हर हफ्ते मूड बदलता है। कभी ऐसा लगता है डेटा देख करके नहीं अभी तो काफी लंबा चलना है, जल्दी नहीं होगा, और कभी ऐसा लगता है अचानक से आपको कि नई टैपरिंग की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन उन सबको अलग हटाकर सिर्फ बाजारों का मूवमेंट देखिए। 5 दिनों तक लगातार पिछले हफ्ते 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन डाउ का नेगेटिव बंद होना कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहा। सही बात है सर। पहली चीज, नेस्डेक 3 दिनों से लगातार नेगेटिव बंद हुआ है। S&P लगातार 5 दिनों से नेगेटिव संकेत हुआ है। तो अब इसे 2 तरीके से देखिए। अगर आप नेगेटिव सोचना चाहें तो ये कि भाई दबाव है, लाइफ हाई जो 35,600 के आसपास डाउन ने बनाया उसके बाद वहां पहुंच नहीं रहा, करेक्ट, तो थोड़ी दिक्कत है। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल। दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो ये कि लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और 5 दिन तक गिर गए तो रोज तो नहीं गिरेगा, वापस से रिकवरी आने की भी संभावना है। तो दोनों तरफ, लेकिन अगर आप हो सकता है, और इस बात की पूरी संभावना भी कि आज अमेरिका में आपको एक अच्छा सेशन देखने को मिले, क्योंकि 5 दिनों तक गिरने के बाद डाउन में रिकवरी आएगी, नया हफ्ता है, तो इसके चांसेस पूरे बनते हैं। लेकिन इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। एग्जैक्टली वही आपको रिफ्लेक्शन हमारे बाजारों में दिख रहा है। भारतीय बाजारों की एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पिछले शुक्रवार से लेके इस गुरुवार तक, यानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमारे बाजार 17,300 के नीचे बंद नहीं हुए। करेक्ट, हर रोज क्लोजिंग आपको 17,300 के ऊपर की मिल रही है। और गुरुवार को भी जो हम बंद हुए वो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोज हुए। तो बढ़ नहीं पा रहे लेकिन घट भी नहीं है। अमेरिकी बाजारों में भी सेम सिचुएशन है, बढ़ नहीं पा रहे, हल्के हल्के घट रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अगर अमेरिकी बाजार इस हफ्ते रिबाउंड करके वापस लाइफ हाई बना दे तब तो ठीक, लेकिन अगर लाइफ हाई बनाने में अमेरिकी बाजारों को फिर से दिक्कत आती तो इसका मतलब है कि थोड़े करेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। और आमतौर पर सितंबर का महीना माना जाता है वॉलेटिलिटी के लिए। फर्स्ट हाफ सितंबर का लगभग 15 तारीख, आज 13 हो गई, 1-2 दिन और गिन लीजिए, हम शांति से निकाल चुके हैं बिना कोई खास गिरावट के या खास उतार चढ़ाव के। तो सेकंड हाफ, जैसा हमारा शुरुआत में भी अंदाजा था कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है,
अब ये वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये कि वोलेटिलिटी दोनों तरफ होती है, तेजी में भी होती है, मंदी में भी होती है। हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नज़र रखनी है और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पर आपको मूड चेंज करना है, फुल तेजी के मूड में आ जाना है या सावधान हो जाना है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स आपको हल्की सी सतर्कता के, हल्की सी सावधानी के संकेत दे रहे हैं। आज कहाँ खुलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ बंद होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बंद होने के भी लेवल्स लूंगा सर, और आज का भी सेटअप समझना है। बट हमारा जिस तरह का मोमेंटम रहा है सर, बढ़िया एक्शन रहा है, हमने बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखें, ग्लोबल सुस्ती में भारतीय बाजार रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या अभी भी अपने दम पर भारतीय बाजार खड़े रहेंगे या कहीं ना कहीं अब ग्लोबल इंपैक्ट थोड़ा आते हुए दिख सकता है? ग्लोबल इंपैक्ट आएगा थोड़ा, उसकी एक और भारतीय बाजारों को थोड़ा सा हल्का सा, मैं आज जितने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते तक बुलिश था उतना बुलिश नहीं हूँ। उसकी 2 बड़ी वजह जी। एक, ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा आपको दबाव दिखा रहे हैं। दूसरा, डेटा एफआईएस की तरफ से थोड़े से ठंडे होते दिख रहे हैं, ठीक है। Correct. और तीसरा, ट्रेडर्स की तरफ से वो जोश नहीं है। उसकी वजह है कि ब्रॉडर मार्केट में जितनी तेजी आपको चाहिए उतनी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई बना रहा है, लेकिन वो स्टॉक्स बना रहे हैं जो लोगों के पास नहीं है। मसलन आईआरसीटीसी, करेक्ट, मसलन आईएक्स, करेक्ट, है ना, जो बढ़ रहे हैं वो लोगों के पास है नहीं। करेक्ट। सो इसलिए वो एक तो ये कि आप जो शेयर खरीदे वही बढ़े, तो दूसरे दिन आप दुगने जोश से आते हैं, है ना। वो जो रोटेशन है वो मिसिंग है। सो इसलिए थोड़ा सा हमें सावधान रहना है उस लिहाज से। तो आज, इससे पहले कि मैं आपको सारे सेंटीमेंट ट्रिगर्स बताऊं, 2-3 जो लाइंस मैंने लिखी है आज कमेंट्री में, वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आज ओपनिंग से ज़्यादा जो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 17,300, इस पर नज़र रखनी है। पहला संकेत हल्की सी कमजोरी का या हल्की सी सावधानी का तब आएगा जब आप आज 17,300 के नीचे बंद होते हैं। अगर आप 17,300 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन आपको कम करनी है, और कम ना करें तो हेज कर ले। अंडरस्टूड। 2 में से एक काम जरूर कर ले, या तो कम करें, कम ना करें तो हेज कर ले। पहली चीज तो ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब 1-2 दिन बाजार गिरने पर लोग डरते भी हैं, घबराते भी। अब तक हमने कभी भी आपको उससे डरने नहीं दिया, घबराने नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। अब आपको क्लोजिंग बेसिस पर एक लेवल पर नजर रखनी है, और वो है 17,000। जब तक आप 17,000 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल तब होगा जब 17,000 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करें। एक्चुअली बेसिकली आप क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज देखें ना दीप, तो 16,900 से 17,075 आती है। ये पौने 200 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16,900, 17,075। मैंने राउंड फिगर में 17,000 लिखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि 17,000 तक के नीचे जब तक बंद नहीं हो रहा तब तक चिंता न करें। 16,900, 17,075, ये पौने 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर 100% सपोर्ट लेगा, और इसके नीचे बंद होने के बाद ही ट्रेंड रिवर्सल होगा, नहीं तो आसानी से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला नहीं। इसलिए राउंड फिगर में मैंने 17,000 रखा है। 100 पॉइंट इधर, 100 पॉइंट इधर हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है कि अब हर एक लेवल पे आप देखिए 17,375 से 17,425 की रेंज में पिछले 4 दिन हम गए हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। 17,436 हमारा लाइफ हाई है, उसे पार करने में हमें पसीना आ रहा है। उसके आसपास है, सेम सिचुएशन S&P में है, सेम सिचुएशन नेस्डेक में है लाइफ टाइम हाई के आसपास, लेकिन पार करने में मुश्किल आ रही है। तो अब हमने नया रूल बनाया, 17,500 पार हो जाने दे। कितना है यहाँ से? 125 पॉइंट दूर है। 125 पॉइंट की तेजी छूट जाए तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो 125 पॉइंट की रिस्क तेजी की छोड़ के अब फ्रेश और बड़ी तेजी हम तब करेंगे जब 17,500 के ऊपर निकलेगा निफ्टी। करेक्ट। 17,435 भी रख सकते हैं वो लेवल कि लाइफ हाई नया बना दे, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 75 पॉइंट और जाने दें। 17,500 के ऊपर वापस निफ्टी निकले, टिके, बंद हो तो दमदार तेजी करनी है, खुल के फिर वापस। और जब तक ऐसा ना हो तब तक हर एक उछाल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के लिए जगह बनाना। मैं बहुत मंदी में आने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ बेच के निकल जाए, लेकिन आप नीचे के लिए जगह बनाएं। अगर मौका दे बाजार, अच्छी बात है, नहीं दे तो 125 पॉइंट में कौन सा ऐसा स्टॉक बहुत भाग जाएंगे आज के माहौल में। करेक्ट। भागेंगे तो भी निफ्टी के ही भागेंगे, कोई मिड कैप तो ऐसा नहीं कि 15-20% आपके भाग जाने वाले हैं, ऐसा तो कोई ताकत वाला दिख नहीं रहा। तो इसलिए 125 पॉइंट ऊपर के छोड़ दें, ठीक है। 17,500 के ऊपर जब निकलेगा तब दम लगाकर फिर से तेजी करेंगे। तब तक सेल ऑन राइज 17,375, 17,425 की रेंज में आता है, बेचिए, खड़े हो जाइए, इंतजार कीजिए वापस। जैसे जैसे ऊपर आए प्रॉफिट बुक करिए, वापस इंतजार कीजिए। या तो 17,500 पे खरीदेंगे या आने दीजिए 16,900, 17,075 उस रेंज में आएगा तब भी खरीदना है। और इस बीच में ही कहीं से घूम गया
तो हर रोज हम हैं ही आपके वो तो साथ। नहीं सर, वो तो करेंगे, बट ये ब्रॉड लेवल्स अब हाँ, थोड़ा सा मूड माहौल जो चेंज हो रहा है, तो एक तो ग्लोबल मार्केट्स का कारण हो गया, दूसरा कारण दीप जो हो गया वो है एफआईज के डेटा। मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, अब थोड़े थोड़े एफआईज के डेटा में हल्की सी, मैं कमजोरी खराबी तो नहीं कहूँगा, लेकिन धीमापन दिख रहा है। कैसे? 423 करोड़ की कैश में खरीदारी की है, सामने 1516 करोड़ के एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, ठीक है, और इंडेक्स फ्यूचर्स जो बेचे उसमें तेजी की पोजीशन ज़्यादा कम हुई है, थोड़ी बहुत शॉर्ट भी बने। 1275 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं। तो नेट नेट आप देखेंगे तो करीबन 2200 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है एफआईज की तरफ से, और पिछले 2-1 सेशन से थोड़ा ये ट्रेंड दिख रहा है कि एफआईज ने हाथ रोका है। घरेलू फंड ने 700 करोड़ खरीदा है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा खरीदा है, लेकिन थोड़ा बिकवाली का ट्रेंड वहाँ पर दिख रहा है, या कम से कम खरीदारी रुकती हुई दिख रही है। अब घरेलू फंड अकेले खरीदा रहे, एफआईज नहीं खरीद रहे, और ट्रेडर्स उतनी ताकत से ले नहीं रहे, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। डरिए मत, घबराइए मत, सावधान रहिए। और सावधान रहने की बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके पास नीचे खरीदने के लिए जगह रहनी चाहिए, बस खरीदने की जगह बना के रखिए, सिंपल। तो ये तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड बदल गया है, बिगड़ गया है, बहुत कुछ खराब हो रहा है, खाली नीचे के लिए आपको जगह बना के रखनी, ये ध्यान में रखिए, ताकि कभी भी करेक्शन दे तो करेक्शन के वक्त आप भरे हुए ना मिले, खाली मिले, ताकि ले पाए, फायदा उठा पाए उसका। चलिए सर, समझते हैं फिर आज का भी सेटअप। ग्लोबल तो आप नेगेटिव कह ही रहे हैं, एफआईज भी नेगेटिव है, सेंटिमेंट जो न्यूट्रल रखा हुआ है इसको भी कैसे समझना है, और बाकी संकेत आज के क्या क्या? सेंटिमेंट एक्चुअली दीप याद हो तो गुरुवार को भी न्यूट्रल कहा था कि इतना मजबूत सेंटिमेंट है नहीं। करेक्ट, वो आपने मार्केट में देखा भी, नो डाउट डे हाई पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे निफ्टी पर हम, लेकिन वो अंदर से जो, देखो सेंटिमेंट तो फीलिंग है ना खाली, करेक्ट, उसमें तो कोई डेटा है नहीं, सही बात है। अंदर से जो फीलिंग आनी चाहिए तेजी की एकदम कि लेके जाओ, वो वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नहीं, वो मिसिंग है, लगभग 4 दिन मिसिंग था। करेक्ट, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा न्यूट्रल है। तो आज नेगेटिव साइड पर 2 ट्रिगर है, ग्लोबल, एफआईज। पॉजिटिव साइड पर 2 है, घरेलू फंड और ट्रेंड। न्यूट्रल साइड पर 2 है, एफएनओ और सेंटिमेंट। बैलेंस हो गया, बैलेंस, ओके। बाकी कमेंट्री तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आपके आज के बड़े जोन बता दूं, 17,250, 17,300, ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला है। कमजोरी इसके नीचे ही आपको फील करनी है। 17,250, 17,300 की रेंज टूटे तो ही आपको कमजोरी लगनी चाहिए, और तब 17,125 से 17,200 वो रेंज है जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, खरीदारी भी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,375, 17,425 रोज की रुकावट वाली रेंज है पिछले 4-5 सेशन से, आज भी रहेगी। इसको पार करके निकले तो 17,475, 17,525 ये रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,350, 36,425 दिन की छोटी रेंज जिसके आसपास हम खुलने चाहिए, और इसके नीचे वैसे जाने की संभावना कम है, गए तो 36,050, 36,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 36,825, 36,900 हल्की फुल्की रुकावट है, जहाँ पर बार बार आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिख रही है। इसके पार निकलकर 37,000, 37,150 की रेंज में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको दमदार प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए। ये बड़े जोन है दीप आज के लिए। क्लियर है सर। तो चलिए, ये तो आपके लिए बड़े जोन आ गए। अब दिन की रेंज क्या होगी सर? दिन की रेंज दीप 17,250, 17,375 दिन की छोटी रेंज। एक्चुअली उसके पहले 17,300 का भी लेवल बनता है, मुझे लगता है उसके आसपास हम शुरुआत करेंगे, इसलिए मैंने 17,300 दिया नहीं है। 17,300 से आप कमजोरी गिनिए, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल वहाँ है। करेक्ट। तो 17,250, 17,375 दिन की छोटी रेंज, 17,200, 17,425 मीडियम रेंज, और 17,125, 17,475 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर गिन के चलिए। बैंक निफ्टी 36,350, 36,775 दिन की छोटी रेंज है, 36,200, 36,850, 36,050, 37,000 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है। बुधवार को भागा, शुक्रवार को हो गया ठंडा, वन डे वंडर है। हाँ, वही है। एक दिन चलता है, 2 दिन आराम करता, तो वैसे आज आराम करने का दिन है इसके लिए फिर से। हाँ। क्योंकि गुरुवार को आराम किया, 85 पॉइंट नीचे था, देखते हैं आज भाग जाता है तो ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में वही समस्या है, एक दिन ऐसा दिखा था कि मतलब कॉन्फिडेंस, हाँ, हो गया, और वो दूसरे बैंक निफ्टी का उल्टा है, एक आध दिन कमजोरी दिखाता है तो दूसरे दिन उतनी तेजी से भागता है। बैंक निफ्टी का उल्टा है, एक दिन भागता है, 2 दिन आराम करता है। तो आज आराम का दिन है, वैसे तो देखते हैं ट्रेंड वैसे ही बनता है या कुछ बदलता है। बिल्कुल सर। पोजीशनिंग में कुछ बदलाव हुआ है सर? खास नहीं। एफआईज ने अपने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटाई है, 68% से 63% आई, जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है, जो तेजी की पोजीशन है वो भी कम की है।
शॉर्ट्स भी बनाए। तो एफआई इंडेक्स पर इतने बुलिश नहीं, इसीलिए मैं आज जो मेरा व्यू जो बन रहा है कि 17,500 के ऊपर ही आने दो। जब एफआई 17,400 के आसपास, 17,375 400 के आसपास बेच रहे हैं, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम करे तो हम क्यों करें? करेक्ट, आने दो, थोड़ा सा और सही 125 पॉइंट जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। 17,500 पार करने के बाद खरीदेंगे, दम लगा के खरीदेंगे, पूरे जोश से खरीदेंगे, या फिर थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आ जाए वहाँ खरीदेंगे। ये एफआईज की पुट कॉल रेशो 1.45 आया, लेकिन मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। 1.17 से बढ़कर 1.45, लेकिन वो इसकी वजह ये कि एक्सपायरी खत्म हो गई आपकी जी, एक्सपायरी के पहले। और आप देखिए गुरुवार को अगर बाजार बढ़ा है दीप, तो उसकी एकमात्र वजह पुट कॉल रेशो जी, और हम इसकी बात भी करें, है ना, क्योंकि नहीं तो कोई रीजन नहीं था कि डाउ फ्यूचर्स आपके 80 पॉइंट नीचे थे, लंबा वीकेंड था, सप्लाई आपको बैंक निफ्टी में दिख ही रही है, बिल्कुल करेक्ट। एफआईज भी कोई दमदार खरीदारी तो नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बावजूद बाजार मेंटेन हो गए, उसकी वजह है कि बाजार हल्के थे, शॉर्ट साइड पर ज्यादा थे। अब वो आपके लिए आज शुरुआत करने के लिए अब वैसा कुछ नहीं है। 1.45 का पुट कॉल रेशो कहीं कोई हल्का नहीं है, करेक्ट। इसलिए आपको फ्रेश खरीदारी ही चाहिए, शॉर्ट कवरिंग नहीं है आपके पास, शॉर्ट कवरिंग गई तो वो एक सहारा नहीं रहेगा। नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। डेटा इतने से है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटे से हैं। हाँ। अच्छा, अब आइए, आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो कोई बदलाव नहीं है, जो लेवल्स आपको गुरुवार को दिए थे स्टॉप लॉस के, वही है। 17,250 इंट्राडे बेसिस पर है आपका स्टॉप लॉस निफ्टी पर, और 17,300 क्लोजिंग बेसिस पर। तो अगर 17,300 के नीचे आज बंद होते हैं तो थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और दिन के दौरान 17,250 के नीचे जाते हैं तो ही कमजोरी का संकेत आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी ये भी सेम है, 36,350 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनको छोटा रखना है वो 36,500 का रख सकते हैं, लेकिन जो सही स्टॉप लॉस निकल कर आता है वो 36,350 का आता है, वहीं पर आप फोकस करें। ओके, शॉर्ट साइड पर दो ऑप्शन है दीप, एक तो लाइफ हाई पार होते ही वापस आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ले। अगर आपकी शॉर्ट 17,400 के आसपास की हैं, 425 के आसपास की है, तब तो आप स्टॉप लॉस 17,500 का रखिए, थोड़ा दूर का, ताकि आपका ट्रिगर ना हो, ठीक है ना। इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। जिनको छोटा रखना है वो लाइफ हाई का भी रख सकते हैं, या जो 17,400 के ऊपर बंद हो जाए तो भी काट ले, क्योंकि 17,400 के ऊपर बंद होते आप नया लाइफ हाई बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पर। तो अपनी रिस्क के हिसाब से आप शॉर्ट पोजीशन लगाएं स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन आपके लिए जो बनेगी वो बनेगी 37,000 के इंट्राडे बेसिस पर और 36,831। इस पूरे रनअप में हाईएस्ट क्लोजिंग 36,831 की मिली है, उसके थोड़ा सा ऊपर 36,850 पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं शॉर्ट साइड पर। तो ये आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर। क्लियर है। तो चलिए, ये तो रही आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस। अब नई पोजीशंस क्या करें? अगर गैप डाउन स्पेशली होता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, ये तो गैप डाउन दिखा नहीं रहा। देखो, निफ्टी में 5 पॉइंट की डिस्काउंट है, ठीक है। 17,360 का मतलब तो आप 17,365 पर खुल रहे हैं। 17,365 पर खुलने का मतलब सिर्फ 4 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। तो अगर इतना कम नीचे खुले तो तुरंत थैंक यू वेरी मच दे दो। फ्लैट खुले, 10-15 पॉइंट नीचे खुले, बेच दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर गैप से खुले तो फिर देखेंगे। सो फिलहाल अगर बाइंग रेंज आपकी मैं थोड़ी दूर की दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना पड़ा ही है ना। 17,125, 17,250, ये 125 पॉइंट की रेंज है जहां आपको खरीदारी करनी है। 17,300 पर देखिए क्या होता है, 17,250, 17,200, 17,125-50 के आसपास, ये 3 लेवल पे आपको धीमे धीमे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस दूर दे रहा हूँ 17,050 का, सोच समझ के दे रहा हूँ, दूर का ही रखना है। ऊपर के टारगेट 17,300, 350, 375, 425, ये चारों टारगेट ऊपर के बनेंगे। अगर आपको इस रेंज में मौका मिलता है तो खरीदारी कीजिए। अब आइए शॉर्ट साइड पर, 17,500 आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, शॉर्ट कर दीजिए। नीचे 17,300, 17,250, 200, 150 और बहुत ख़राब हुआ तो 17,075 फाइनल टारगेट है। फिलहाल दिखता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में रहे इसलिए देना ज़रूरी है। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदने की राय 36,200, 36,350 की रेंज में आता है, वहाँ पर खरीदारी कीजिए। 36,000 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, वही रखना है आपको, क्योंकि 36,050 तक भी खरीदारी का मौका बनता है। फिलहाल 200-350 की रेंज ठीक है खरीदारी करने के लिहाज से। स्टॉप लॉस होगा आपका 36,000, 36,425, 36,475, दो छोटे लेवल है। 36,575, 675 दो मीडियम लेवल है, और 36,775 ये फाइनल लेवल है जिसके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में निचले स्तरों पर खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करें, शौक से करें। 37,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और शॉर्ट कर दीजिए बैंक निफ्टी को। नीचे 36,550,
475, ये 2 लेवल है छोटे, 425 और 350, 36,425, 36,350 2 मीडियम लेवल है, 36,200, 36,150 ये दूर के लेवल है, और 36,050 फाइनल टारगेट बनता है बैंक निफ्टी का अगर नीचे की तरफ क्रैक डाउन आता है तो ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको खरीदारी बिकवाली करनी है। और आज लेवल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। वही मैं पूछने वाला था, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि आज फिर अग्रेसिव ट्रेडर्स दूर रहे थोड़ा। नहीं, आराम से, मतलब कोई हफ्ते का पहला दिन है, जो संकेत है उनके बीच में एग्रेसिव ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत हो वहाँ लिया जाए, जहाँ ज़रूरत नहीं आराम से लेवल का इंतज़ार करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मिला तो ठीक है। मतलब अपने क्या सिंपल सिस्टम वो है दीप, वो घूमते फिरते शिकार करने वाला काम मत करिए। हाँ। आराम से एक जगह बैठ जाइए, आया तो शिकार कर लीजिए, गोली मार दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी सेफ्टी पहले रखें। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट जहाँ आप आराम से घूमे फिरे और शिकार करें, वहाँ पर मज़ा आता है, लेकिन ये मार्केट ऐसा है जहाँ पर आपको शांति से लेवल का इंतज़ार करना। और सबसे बढ़िया बात क्या है, पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हर रोज बाजार ने आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री दी है, बिल्कुल, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। जब मौका दे रहा है तो फिर हड़बड़ी क्यों? बिल्कुल, नहीं मौका मिल रहा तो अलग बात है कि रोज चूक रहा हो। अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में से आपने 4 ट्रेडिंग सेशन इंतजार करके लेवल ले लिया तो बढ़िया है ना। बढ़िया है, 5 के 5 100% मार्क्स तो आपके कभी एग्जाम ही नहीं आए। किसके आए? मतलब 100 में से 100 तो हार्डली कभी किसी के आते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर IIT IIM अहमदाबाद हो जाते तो फिर मतलब नहीं ना। तो भाई अपने अगर एक ट्रेडर हैं, सिंपल है, तो भाई ठीक है, अपनी कैपेसिटी अपने को पता होनी चाहिए। 5 में से 4 दिन अपने लेवल का इंतजार कर रहे हैं और वो लेवल आ गया तो वेल एंड गुड। एक दिन छूट गया, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। तो रिस्पेक्ट करें लेवल्स को, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज मौके कम दिख रहे हैं। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है सर, IRCTC, नैल्को, इंडिया बुल्स हाउसिंग तीनों बैन में है, कुछ बदलाव वहां पर नहीं हुआ है। अब जरा डेटा समझाएं सर, क्या कह रहा है डेटा? वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ FI वाले का तो बता, और ये FNO के डेटा में कुछ खास है नहीं दी। 1:45 का पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं। हायर साइड में क्यों चिंता की बात नहीं वो भी बता दूं कि डेटा बहुत कम है। 17,300 के पुट पे 22 लाख शेयर है, 17,400 के कॉल पर 26 लाख शेयर है। तो 17,300 17,400 आपकी रेंज होती है। 17,300 के नीचे खराब है थोड़े से, 17,400 के ऊपर और अच्छे हैं। बस ये सिंपल से डेटा है। बैंक निफ्टी के डेटा तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग। 5-5, 6-6 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट में मेरे लायक नहीं कि मैं डिस्कस करूं। लेवल्स तो सर जब आपने समझाए तब तो बहुत सारे लेवल्स तो रेंज क्या है, जितना रेंज बाउंड मार्केट होता है ना उतने नजदीक के लेवल आते हैं। जितना रेंज से बाहर निकलता है या बड़े मूव दिखाता है तो उतने लेवल कम होते जाते हैं। अब आप देखो ना, बैंक निफ्टी पिछले 5 सेशन से 17,300 के ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन न 17,200 के ऊपर जाता है, न 17,435 का तोड़ता है। करेक्ट, ठीक है। ये 225 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने 10 दिन निकाल दिया। करेक्ट, सेम, सॉरी निफ्टी ने बैंक निफ्टी 36,150 नीचे और 37,150, एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की रेंज में 2 हफ्ते 3 हफ्ते टाइम पास। करेक्ट है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, जब 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी, तो इसलिए आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लेवल्स निकल के आते हैं। नहीं तो कई बार मेरे कम भी आते हैं, 3-4 लेवल मुश्किल से आते हैं। और बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही कम है। 36,000 पे 6 लाख शेयर हैं, 37,000 पे 8 लाख है, कोई मतलब नहीं है इनका। 6-7-8 लाख शेयर बैंक निफ्टी के लिए नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये कि दीप, एक तो नई सीरीज की शुरुआत हो रही वीकली, दूसरा लंबा वीकेंड था, तो फ्रेश पोजीशन ट्रेडर ने सोचा मंडे बनाएंगे। आपको याद होगा हमने भी वही बात की, बिल्कुल, कि फ्रेश पोजीशन मंडे बनाइए, करेक्ट, नया लॉन्ग मत करके जाइए, जाने दीजिए, भले ही हाईस पर बंद हो रहा है। करेक्ट, तो आज देखिए आपको नीचे मिल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए फिर ये है आपके लिए पूरा का डेटा विश्लेषण और आज की स्ट्रैटेजी, किन लेवल्स पर रखनी है नजर। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, कंफर्ट पर करिए, लेवल्स आने पर करिए। थोड़ा मूड माहौल इस समय न्यूट्रल हो गया है सेंटिमेंट, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा और आज तो 4 दिनों की खबरें हमारे पास तैयार हैं, जब से थर्सडे से बाजार बंद हुए हैं आज सुबह तक। तो आइए इन सभी खबरों के बारे में जानते हैं, और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जहां पर डालेंगे नजर। वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स खबरें क्या हैं? वरुण को स्टूडियो में होने का फायदा मिला है सबसे पहले, है ना। डेफिनेटली दीप, तो लिस्ट काफ़ी लंबी थी और काफ़ी मेहनत लगी स्टॉक से न्यूज़ बनाने में, क्योंकि 4 दिन की स्टॉक से न्यूज़ थी। ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं। गोल्डम इंटरनेशनल बायबैक पर विचार करने वाली है, तो आज बोर्ड की बैठक है। जस्ट डायल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का आज ओपन ऑफर खुलने वाला है। भाव जो है 1,022 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर का है। RPP इंफ्रा राइट इशू की फाइनल प्राइस, रेशियो और साइज पे बोर्ड की बैठक है।
एक्स डिविडेंड है एम्फेसिस 65 रुपये प्रति शेयर का, इसमें फाइनल डिविडेंड 38 रुपये का और स्पेशल 27 रुपये का था, याद रखिएगा। और प्राइस बैंड का रिवीजन हुआ है BLS इंटरनेशनल में 20% से कम होकर अब ये 10% हो गया है, तो देखना होगा इसका इम्पैक्ट कितना होता है। खबरों के चलते आज जितने भी FMCG स्टॉक्स है, खासकर ये जो रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट, मैरिको जैसे काउंटर्स, यहाँ पे नजर रखना है क्योंकि सरकार ने जो खाने के तेल है इस पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है 5.5% से इसमें कटौती की गई है। खासकर पाम, सोया और सूरजमुखी तेल जो है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है और लगातार दूसरा महीना जब ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, देखना होगा इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मच वांटेड था और ये सरकार ने किया है, इसका इम्पैक्ट FMCG काउंटर्स पे होगा। बिल्कुल, तो FMCG काउंटर्स तो डेफिनेटली आज फोकस में रहेंगे, पर ढेरों और खबरें भी हैं एग्री कमोडिटीज रिलेटेड। आइए देवांशी के बारे में जानें इसके बारे में। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आपको शुगर स्टॉक्स इस पर फोकस रखना चाहिए क्योंकि आप देखिए हरियाणा में सरकार ने गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की है, 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई है गन्ने की कीमतें और 362 रुपीज़ प्रति क्विंटल हो चुकी है और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। जोमैटो, इस पर नजर रखें, कंपनी ने कहा है कि अब अपनी जितनी भी ग्रॉसरी वाली डिलीवरी सर्विसेज हैं वो कंपनी बंद कर देगी। ग्रोफर्स का एक्विजिशन कंपनी ने कर लिया और इसी पर कंपनी अब आगे चलकर निर्भर रहती हुई दिखेगी। न्यूट्रासिटिकल कारोबार पर भी जो कारोबार है वो बंद करती हुई दिखेगी, तो इसी के चलते आज जोमैटो पर आपको नजर रखनी होगी। नाल्को, इन दोनों पर नजर रखें। PTI के हवाले से खबर आई है कि कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की गई है। चीन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगाने की सिफारिश कंपनी ने की है और इसी के चलते आज थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। DGTR ने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश दी थी। कोल इंडिया, कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट कर रही हैं कि आने वाले समय में कोल इंडिया अपनी जो प्राइसेस हैं कोल के वो बढ़ा सकते हैं। 10 से 11% तक की बढ़ोतरी इनके प्राइजेस में हो सकती है। इसके साथ ही ऑरबिंदो फार्मा, इस स्टॉक पर भी आज पॉजिटिव एक्शन स्लाइटली देखने मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि चीन से आने वाली एक दवा है, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश कंपनी ने की है और कहा गया है कि ये जो ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए आने वाले समय में भी और इसी के चलते आज इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी है। आर सिस्टम्स, बायबैक का ऐलान किया है कंपनी ने। 13.33 लाख शेयर्स यानी कि करीब 1.11% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 225 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर बायबैक होता हुआ दिखेगा। क्लोजिंग से करीब 12.5% प्रीमियम पर यह बायबैक प्राइस तय होता हुआ दिखा है, तो इस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल, तो ढेरों खबरें हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको करना है फोकस। आइए कुछ और खबरें, वरुण बताएं क्या है ये। डेफिनेटली, तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इस पे आपको नजर रखनी है क्योंकि कंपनी ने 124 के भाव पे करीब 68.5 लाख शेयर जो है वो जारी किए हैं, प्रमोटर्स को जारी किए गए हैं और साथ ही साथ HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड 1 को ये शेयर जो है जारी किए गए हैं। HDFC फंड को करीब 40.32 लाख शेयर जारी किए गए हैं, 50 करोड़ इनसे जुटाए हैं और प्रमोटर्स को यहाँ पे 28.22 लाख शेयर जारी किए गए हैं, उससे 35 करोड़ के आसपास जुटाए गए हैं। 4 तारीख को कंपनी की EGM है, यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। इसके अलावा फोर्ब्सन कंपनी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, हेवल्स, ये सारे जो स्टॉक्स है वहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि यहाँ पे हेवल्स यूरेका फोर्ब्स को शापूरजी पलौजी ग्रुप से खरीद सकती है। दरअसल फोर्ब्सन कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी है यूरेका फोर्ब्स, जिसको यहाँ पे हेवल्स खरीद सकती है, ऐसी बातचीत चल रही है। देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट होता है। साथ साथ अमेरिकी पी फर्म जो है एडवेंट इंटरनेशनल भी यूरेका फोर्ब्स को खरीदने की रेस में है, तो 2 कंपनियां इस कंपनी को खरीदने की रेस में है। देखना होगा इसका इम्पैक्ट। आयनक्स विंड और आयनक्स विंड एनर्जी पे नजर रखिएगा क्योंकि आयनक्स विंड एनर्जी ने आयनक्स विंड के शेयर जो है उसको ओपन मार्केट में बेचे हैं। 1.38% हिस्सा जो है वो बेचा गया है। इससे जो रकम मिलेगी उसको आयनक्स विंड में ये कंपनी लगाने वाली है, लेकिन खबरें ये भी है कि आगे और 3.62% हिस्सा जो है वो आयनक्स विंड में आयनक्स विंड एनर्जी बेच सकती है। देखना होगा इसका किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है। इसके अलावा ब्लू डार्ट, हैदराबाद में 9 सितंबर से ड्रोन डिलीवरी जो शुरू जो है इस कंपनी ने कर दिया है। ड्रोन के जरिए मेडिकल और इमरजेंसी सप्लाई दिए जाने पर कहीं ना कहीं जो ट्रायल्स है वो इस कंपनी ने शुरू किए हैं। केमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वडोदरा स्थित इस कंपनी का जो प्लांट है उसको बंद करने के लिए नोटिस दे दिया है। ओके, तो केमकॉन पर रखिए नज़र, फोर्ब्सन कंपनी, हैवेल्स पर भी रखी नजर, बड़ा एक्शन आ सकता है और शायद स्टर्लिंग एंड विल्सन पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी आपको दिखे इस खबर का। आइए कुछ और आखिरी सेट ऑफ खबरें और
प्रमोटर एक्शन हुआ है जिसके बारे में देवांशी के पास हैं डिटेल्स। देवांशी बताएं। सरोदे स्मॉल फाइनेंस यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं कि क्लिक्स कैपिटल और सरोदे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में विलय होने पर बातचीत अभी भी जारी है और यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं उस पर बातचीत होती हुई दिख रही है, तो इस पर आपको फोकस करके चलना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फोन नेक्स्ट दिवाली तक लॉन्च करने की बात होती हुई दिख रही है, डिले होता हुआ दिख रहा है इनके फ़ोन लॉन्च करने में, तो अब माना जा रहा है कि अगले दिवाली से पहले ये अपने फ़ोन को लॉन्च करते हुए दिखेंगे। बल्क डील्स पर नजर रखें। SBI लाइफ जो हमने थर्सडे को देखा था, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, 2.3 करोड़ शेयर्स बेचे थे। वहीं पे BNP पारिबास ने शेयर्स खरीदे हैं, 96.35 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1171 रुपीज़ प्रति शेयर के प्राइस पर। और साथ ही इंसाइडर ट्रेड्स में गति है, जहां पे प्रमोटर TCI फाइनेंस ने करीब 19,900 शेयर्स यहां पे बेचे हैं। जिंदल स्टेनलेस हिसार प्रमोटर्स ने खरीदे हैं 93,400 शेयर्स। KI इंडस्ट्रीज प्रमोटर अनिल गुप्ता ने करीब 2 लाख शेयर्स यहां पे बेचे थे। और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स पर भी आपको नजर रखनी है, जहां पे प्रमोटर्स ने करीब 89,000 शेयर्स खरीदे हैं 8 सितंबर को। और VIP क्लोथिंग में प्रमोटर ने 27,000 शेयर्स यहां पे खरीदे थे 8 सितंबर को। और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर प्रमोटर एक्शन आपने आते हुए देखा है, वहां पर भी रखेंगे नजर और खबरें भी हैं। इसके साथ ही ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये भी एक बार देख लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए HUL यहाँ पर एनालिस्ट कॉल हुआ था, उसके बाद ढेर सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई और सभी ब्रोकरेज में एक पॉइंट स्ट्रांगली हाईलाइट करके कहा है कि मैनेजमेंट मान रहा है कि अगले दशक में अगले 10 साल में जो है डबल डिजिट EPS ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसको चलते ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है हल्का बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि CLS ने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य 2850 से बढ़ाकर 3070 रुपए कर दिया है। 2810 के आसपास की गुरुवार की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2850 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3100 रुपए के लक्ष्य के लिए और नुमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2950 रुपए के लक्ष्य के लिए। जोमैटो पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 142 की गुरुवार की क्लोजिंग है, 185 रुपए का लक्ष्य दिया उन्होंने और मान रहे कि जो डोर डैश है इसके मुकाबले ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया नजर आ रहे। 30% CAGR की ग्रोथ का अनुमान लगा के चल रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। HDFC लिमिटेड यहाँ पर नजर रखेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 3,300 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3,300 रुपए के लक्ष्य के लिए इसको बरकरार रखा है और ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से हाउसिंग ग्रोथ में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है, बिक्री बढ़िया देखने को मिल रही है, ये मान रहे हैं इसका एक बड़ा बेनिफिट आगे जाके देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल CLSE की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 825 रुपए के लक्ष्य के लिए। 686 जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि डेटा कंजम्पशन में अगर आप देखें तो करीब 57% की बढ़त देखने को मिली है और मान रहे कि RPUs में भी आगे जाकर बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखेगा क्योंकि जियो फोन का जो लॉन्च है डिले कर दिया गया है। इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2270 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि 2425 की जो है क्लोजिंग है। डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रहेगी, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने 5860 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाटा पावर पर फोकस रहेगा। यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य 133 की क्लोजिंग है, 101 रुपए का लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि जो लोधा के साथ इन्होंने EV चार्जिंग स्टेशन के लिए पार्टनरशिप की है, ये बढ़िया मूव है। लेकिन स्टॉक में फिलहाल अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस महंगे, जिसके चलते इन्होंने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। और अंत में एक्सिस बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 790 रुपए की क्लोजिंग है, 925 रुपए का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ अच्छी और कुछ खराब, लेकिन देखते हैं आज क्या कुछ एक्शन इन रिपोर्ट्स के दम पर होता है इन सारे शेयरों में। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। आज है सोमवार और वक्त है पिक ऑफ द वीक का। पूरे हफ्ते के लिए एक दमदार शेयर आपके लिए। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो आपको और दीपांशु को एकदम चमकते हुए, मतलब कि कोई कमी नहीं है, एकदम हीरो टाइप लग रहे हैं आप दोनों, देख के बड़ा अच्छा लगा अनिल जी। और मैं अक्सर बोलता हूँ जब भी थोड़ा सा लो फील कर रहा होता हूँ, आज वैसे तो मेरे को मंडे ब्लूज कभी नहीं होते हैं, आज मेरे को मंडे ब्लूज हो रहे थे एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद।
बट आप दोनों को देखा मैंने चमकते हुए, तो मतलब कि एक तो हिमो कड़ा, थोड़ी सी देरी हो चुकी थी, नहीं तो मैं भी अनिल जी शर्ट चेंज करके टाई वाई पहनता जैसे आप और दीप बैठे हुए हैं। तो अनिल जी पिक ऑफ द वीक तो है मेरी बढ़िया वाली, बट आप दोनों को देखते हो अनिल जी, मगर मुझे पहले से पता होता कि आप लोग स्टूडियो में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और काम करके आप लोगों की मतलब कि चमकती हुई पर्सनैलिटी को मैच करती हुई पिक ऑफ द वीक निकालता। मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया हूं। मेरा पिक ऑफ द वीक है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला पर खरीदारी की राय है। 547 का स्टॉप लॉस है और 575 का टारगेट है। 575 के टारगेट के लिए कैडिला खरीदना है। और वैसे तो देखिए हम रोज उतना ही तैयार होते हैं, रोज उतना ही रगड़ रगड़ कर नहाते हैं। आज सिर्फ ये स्टूडियो की लाइट का कमाल है। जाहिर सी बात है घर पे दीप नॉर्मल से काम चलाना पड़ता है, तो स्टूडियो का कमाल है। बाकी हम तो वैसे ही हैं, हम उतने ही खूबसूरत घर पे भी हैं जितने आज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट मेकअप और थोड़ा मेकअप का कमाल तो होता ही है, नो डाउट। तो चलिए कैडिला खरीदारी करने की राय। और बंसल जैसा आपने कहा कि अगर पहले पता होता तो आप तैयारी ज़्यादा करके आते, तो कोई चिंता न करें, हम कल भी स्टूडियो में, आप कल तैयारी करके पूरी तरह से आ सकते। एडवांस एक दिन का नोटिस आपको। आइए, तैयार है विश्वेश जी भी। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग बंसल जी। बंसल जी माशाअल्लाह आप अच्छे ही लग रहे हैं। हाँ। और आपका तो जो सबसे बड़ा फोर्टे है वो मेरे हिसाब से लुक एंड फील से ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो लुक वो है वो आपकी बातें हैं। आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी सिचुएशन को नॉर्मल करके हंसा सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और वो मेरे हिसाब से अनिल जी और आपके साथ दोनों में अच्छी मैच होती है। तो मुझे लगता है बंसल जी आप उतने ही अच्छे लग रहे हो जितना अनिल जी और दीपांशु अच्छे लग रहे हो। वेरी नाइस, बिल्कुल बिल्कुल जी। अनिल जी तो मेरी ओर से पिक ऑफ द वीक है वो है KPR मिल। KPR मिल अगर लास्ट सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 2200 के ऊपर क्लोज दिया था, 2280 का। और मुझे ऐसा और यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक एटलीस्ट नहीं तो भी 2500 की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आज सॉफ्टवेयर ओपनिंग होती है और सॉफ्टवेयर ओपनिंग में सपोज 2150 2170 तक भी मिलता है थोड़ा सा 50-100 रुपये, तो मुझे लगता है यहाँ पे लेना चाहिए। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 25 के पीएम भी मिल रहा है। और मुझे लग रहा है लास्ट अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा है, 30%। मुझे लग रहा है टेक्निकली ये बुलिश है और आने वाले दिनों में 2500 का टारगेट होना चाहिए। 2150 के आसपास खरीदे तो 2100 का स्टॉप लॉस रखे, 2500 का टारगेट रहेगा KPR मिल्स में पिक ऑफ द वीक। 2150 के आसपास खरीदे, 2280 चल रहा है, नीचे मिले तो बहुत ही बढ़िया। और 2500 का टारगेट। विश्वेश जी एक सवाल है मेरा आपसे, अगर ये 2500 की तरफ बढ़ा तो इसका भाव हो जाएगा 500 रुपये, बताइए क्यों? स्प्लिट हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। तो इसकी बोर्ड बैठक हो चुकी है गुरुवार को और आ चुका है। हर एक शेयर 5 शेयरों में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि अगर 2500 हुआ तो भाव नेचुरली 500 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो स्प्लिट की घोषणा कर दिए। अब स्टॉक में थोड़ी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और बेहतरीन शानदार टेक्सटाइल कंपनी है, फंडामेंटली लाजवाब, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए, जैन साहब भी हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल। जैन साहब इस बार तो शुक्रवार को शो ही नहीं था आपका, तो फिर वो शुक्रवार वाली 3-4 पिक्स भी है कि नहीं है? सर थर्सडे को हो गया था प्रीपोन। जैन साहब कोई मौका छोड़ते नहीं है एकदम, बिल्कुल। तो चलिए बताइए आज के हफ्ते की पिक भी और आपकी पुरानी पिक्स भी जो आपने गुरुवार के शो में बाजार आज और कल में दिए वो भी बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड। और दीपांशु जी, राकेश जी और मेरे जो आजकल साथ पूरा दे रहे हैं विश्वेश जी। अंबुजा सीमेंट अनिल जी इंट्राडे FNO पिक के तौर पे, इमामी लिमिटेड इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैंने दिया था। तो 2 इंट्राडे पिक्स हो गई, अंबुजा सीमेंट एंड इमामी लिमिटेड। और EIH एसोसिएटेड होटल्स, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अनलॉक थीम, एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रहे हैं और अब मुझे लगता है रिवेंज टूरिज्म वाकई में बहुत माहौल जबरदस्त था। और EIH एसोसिएटेड होटल्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे सिम्फनी, जो कि एक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया मार्केट के साथ, अंडर परफॉर्मर है, बट अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और डाउन साइड अब कम लगती है, तो इसलिए मैंने सिम्फनी को लाया हूं। और अगर आप अब
उसकी बात करें इस वीक के लिए, अगर पिक ऑफ द वीक की बात करें ये 4 पिक्स के अलावा, तो मुझे विनाती ऑर्गेनिक्स बहुत बढ़िया लगता है। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, नीचे के लेवल से कंटिन्यूअसली कई सालों से रेकमेंड करते आ रहे हैं और जबरदस्त क्वालिटी मैनेजमेंट, जबरदस्त क्वालिटी ग्रोथ कंपनी दे रही है, फंडामेंटल जबरदस्त है। और एक एमसीएक्स, मुझे लगता है कि एमसीएक्स अभी प्ले करेगा और जिस तरीके से उनके इंडाइसेस में भी लिक्विडिटी आई है, कुछ ऑप्शंस में आई है क्रूड ऑयल के, तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स और एफएनओ में आने के बाद देखिए आईएक्स तो ऑलरेडी काफी चल ही चुका है, तो एमसीएक्स भी कहीं ना कहीं कैचअप करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और एमसीएक्स एंड विनाती ऑर्गेनिक्स ये दो मेरे पिक ऑफ द वीक। तो अंबुजा सीमेंट ये पसंद है एफएनओ में इंट्राडे के लिहाज से जैन साहब को। इसके अलावा इमामी ये पसंद है, ईआईएच एसोसिएटेड और सिम्फनी, ये तो 4 स्टॉक हो गए जो गुरुवार के दिन बाजार आज और कल के। और आज के स्टॉक में 2 शेयर हैं, विनती ऑर्गेनिक्स और एमसीएक्स, ये पसंद है जैन साहब को। कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम। बड़ा जबरदस्त वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ देखा हमने पिछले सप्ताह में और मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर एफ&ओ के बैन में भी है तो मुझे लगता है कैश मार्केट में खरीद करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 95 रुपये 50 पैसे का। मुझे लगता है स्टॉक 104 रुपये के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा और 108 110 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 104 के पहले टारगेट के लिए नेशनल एल्युमिनियम यानी कि नाल्को में खरीदारी करें। तक के 104 और 108 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और वाकई में एल्यूमिनियम के दाम आज 2 बढ़िया खबरें हैं। एल्यूमिनियम के दाम पूरे हफ्ते में 13% के आसपास बढ़े हैं, पहली अच्छी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर ये कि कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है डीजीटीआर ने, तो ये अच्छी खबर है। हालांकि बैन में है और जो 100 रुपये का शेयर तो बैन में आराम से खरीद सकते हैं, कैश में डिलीवरी लेकर भी दिक्कत नहीं है। सही बात है तो बिल्कुल। और आप बंसल जी देख लीजिए, कुणाल जी जो आए हैं लेट आने का फायदा पूरी तरह से उठाते हुए, पूरी तरह से हमारा मुकाबला करने की कोशिश करते हुए चमकने के मामले में देख लीजिए आप। मतलब जो लेट आने वाला आदमी पूरा देख कर आता है कि कौन कौन क्या कैसे आया है, उसके बाद में आराम से ड्रेसअप करके आऊँ, ये फ़ायदा उठा रहे हैं, देख लीजिए। ओके, आइए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर रहने वाला है उसमें से एक आपका पसंदीदा भी है बंसल जी, उसी पर राय दीजिए। जोमेटो, आज क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है 185 का टारगेट, और दूसरा ये कह भी रहे हैं कि जो ग्रोसरी की डिलीवरी है वो खुद बंद कर रहे हैं और ग्रोफर्स के जरिए ये करेंगे, तो यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग करने का इनका इरादा है। जोमेटो क्या 150 155 की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल अनिल जी बढ़ रहा है, ये भी मेरी लिस्ट में था पिक ऑफ द वीक के लिए। सारे मतलब कि पैरामीटर्स क्वालिफाई करता है। नीचे में यहाँ पर 138 का स्टॉप लॉस बैठता है और टारगेट्स पहले 151 से लेकर 155 का जोन बैठता है। ओके, एक और खबर जो आती हुई दिख रही है वो बड़ी काम की है, कुकिंग ऑयल के हिसाब से, खाने पीने के तेल के लिहाज से। जैन साहब क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखते हैं? क्या कुछ स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है सभी तरह के तेल पर, जो खाने के तेल हैं, यानी कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स में भी ये देखना होगा कि वो लोग एज अ रॉ मटेरियल अगर लेते हैं तो उनके लिए वो कॉस्ट कम भी हो सकती है। बट यस, एग्रोटेक फूड्स है, सफोला जो बनाती है, मैरिको है, उन पे नजरें रखें, रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट, ये सब पे। बट इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द इकोनॉमी, पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि काफी महंगे होते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। 10-10 हजार के ऊपर सोयाबीन भी चला गया था, सरसों 8,500 के लगभग है। तो इस तरीके के माहौल में सरकार सर्टेनली ये स्टेप बहुत पॉजिटिव है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट पॉजिटिव तो नहीं होगा, इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा, और देखते हैं किस तरीके से लोग नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी न्यूज जो है काफी हद तक ये डिस्काउंटेड भी थी, और क्योंकि काफी जब इस तरीके के न्यूज आती हैं और इस तरीके का जब माहौल बनता है तो इंपोर्ट ड्यूटी कम होना लाजमी है। बिल्कुल, तो फेस्टिव सीजन से पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम होना थोड़ा लाजमी था, दाम भी काफ़ी बढ़ रहे थे। अब देखते हैं आज स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं ट्रेड में या नहीं। औरोबिंदो फार्मा, विश्वेश जी जरा इसके बारे में राय दें। 750 के लेवल के करीब जब भी आता है थोड़ी रेजिस्टेंस में रन कर जाता है। कंपनी ने चीन से आने वाली एमॉक्सिलिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश की है। 2017 में लगी थी ये ड्यूटी और ये कह रहे हैं कि इसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। औरोबिंदो फिलहाल चार्ट्स में लग रहा है 750 क्रॉस कर पाएगा विश्वेश जी, या अभी भी कंसोलिडेशन में ही रहेगा?
दीपांशु, मुझे अच्छे से याद है कि अगस्त 24 के आसपास हमने लुपिन पे खरीदारी दी थी ऑप्शन के रूप में, और वहाँ से अब देखिए तो पूरा का पूरा फार्मा पैक ने एटलीस्ट 10% का पुल बैक किया है। मेरा ये मानना है कि देखिए लॉन्गर टर्म चार्ट जो है वो वीक है, लेकिन इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा पुल बैक किया है। अब जब तक ऑरोबिंदो फार्मा नीचे में 720 के ऊपर नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 795 तक जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 750 के ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आज नीचे खुलता है तो 720 के स्टॉप लॉस से ऑरोबिंदो फार्मा को खरीदना चाहिए। 790 तक का मेरा व्यू है अपसाइड में। ओके, तो 790 तक का व्यू है ऑरोबिंदो फार्मा में। चलिए देखते हैं इस बार अब फाइनली क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे बढ़ सकता है या नहीं ये शेयर। कुछ और स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। ब्लू डार्ट, ये हम लगातार फोकस कर रहे थे पिछले हफ्ते और बढ़िया एक्शन में भी रहा पिछले हफ्ते। इस हफ्ते भी जो इन्होंने ड्रोन डिलीवरी की एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करी थी डिलीवरी के लिए, वो शुरू हो गई है और थोड़ा एक्साइटमेंट बाजार में और बढ़ते हुए दिख रहा है इस काउंटर को लेकर। कुणाल जी, ब्लू डार्ट पर कोई राय, जिस तरह से मोमेंटम रहा है और ऊपर जाते हुए देखते हैं इसे? बिल्कुल दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने भी कुछ ही दिन पहले 10 की कमाई में भी ब्लू डार्ट पर खरीदारी की राय दी थी। चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, ब्रेकआउट आ चुका है 6000 के ऊपर और ये स्टॉक जो है 7500 रुपये की ओर कुछ कर रहा है। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें और इसमें ट्रेडिंग करने के बजाय निवेश का एक विचार बनाएं। मुझे लगता है 7400-7500 के लेवल्स आपको इसमें जल्द आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ब्लू डार्ट, इस पर आपको रखनी है नज़र रखनी है। कोल इंडिया पर कुछ समय पहले अनिल जी ने भी ये हाईलाइट किया था कि जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कोल इंडिया पर भी रखना है फोकस। और आज खबर यही आ रही है कि आने वाले समय में 10 से 11% का प्राइस हाइक कोल इंडिया करते हुए दिख सकता है। बंसल जी, 150 के तो करीब पहुंच गया है, अब यहां से और मोमेंटम देखना चाहिए कोल इंडिया में सर? देखिए दीपांशु, टेक्निकली स्ट्रक्चर बढ़िया है, नीचे से एक रिवर्सल आया है स्टॉक के अंदर और डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने दीपांशु ऑलरेडी ले रखा है वो यहाँ पर 147 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ नजर रखनी चाहिए दीपांशु ऊपर में 149 के स्तरों पर। 149 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट होगा और 149 के ऊपर निकलने के बाद 154-155 के लेवल्स के लिए अटेम्प्ट करेगा शॉर्ट टर्म में। ओके, तो 155 के लेवल्स अटेम्प्ट कर सकता है। अनिल जी ने भी यही टारगेट्स आपके लिए रेकमेंड किए थे। थोड़ा समय लगा बट लग रहा है कि अब कोल इंडिया शायद मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है और खबरों का भी सपोर्ट मिलेगा। पर एक स्टॉक जो लगातार मोमेंटम में है, लगातार हमारी फोकस लिस्ट में भी रहता है, वेदांता। इस पर रखिए नजर। वेदांता रिसोर्सेज जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो कह रही है कि FY22 में और कर्ज कम किया जाएगा। करीब $50 करोड़ की कर्ज में कटौती की कर सकती है कंपनी। तो वेदांता रिसोर्सेज मतलब वेदांता ही की बात होगी सर, कैसे देखें? कैसे करेंगे? डिविडेंड से। बिल्कुल। तो आपने 18.5 रुपये का डिविडेंड देख लिया, स्पेशल डिविडेंड जो वेदांता की तरफ से आया। अभी डिविडेंड बाकी है हिंदुस्तान जिंक का। करेक्ट है। हिंदुस्तान जिंक भी अपना डिविडेंड देगी और हिंदुस्तान जिंक से वेदांता लिमिटेड में आएगा, वेदांता से वेदांता रिसोर्सेज, वेदांता PLC में जो जाएगा। तो कर्ज कम करने की जो तैयारी है और जाहिर सी बात है, देखिए लगभग सारी कमोडिटीज़ जिसमें वेदांता ग्रुप है वो सारी ज़बरदस्त तेजी में है। मेटल्स देख लें, ऑयल देख लें, है ना, तो सारे एल्यूमिनियम के लिए अच्छी खबर है, तो गजब चल रहे हैं। मतलब तो उस लिहाज से बड़ा मतलब आज आप देखिए 302 रुपये के आसपास है और 18.5 रुपये का डिविडेंड आया है, यानी कि 320 रुपये का भाव है वेदांता का डिविडेंड के पहले का। 340 का हाई बनाया है, तो अपने हाइस के से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 रुपये है। तो इसलिए जैसे जैसे कर्ज कम करने की इनकी तैयारी है वैसे वैसे इनको डिविडेंड देना ही होगा नेचुरली। तो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड ऑलरेडी टाला हुआ है, आगे पीछे आएगा भी। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों स्टॉक, जरा जैन साहब दें अपनी राय, क्या है आपका व्यू? नहीं, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और आपने जो कहा कि देखिए डिविडेंड्स का तो एक्चुअली में जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को, और दोनों जबरदस्त कंपनीज है जहां से डिविडेंड्स आते हैं और उससे लोग रीपे करेंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। इनफैक्ट जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी, और जिस तरीके से जिस भी मेटल्स में, जिस भी कमोडिटीज में ये कंपनी है वो सारे हाथ घी में है अभी इस कंपनी की। और मैं यही कहूंगा कि उसका भरपूर इनफैक्ट सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रही है जो भी कैश फ्लोज आ रहे हैं। सो आई फील कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और देखिए बाईबैक और ये सब और डीलिस्टिंग और ये सब तो डीलिस्टिंग की तो बात चलती रहती है और अच्छा खासा ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पॉजिटिव न्यूज, मार्केट शुड रिएक्ट पॉजिटिवली।
लिस्टिंग आपके मुंह से कैसे निकला? वापस से हो रही है क्या जैन साहब? हो रही तो बताओ। नहीं, ये चलती रहती है ना इनकी देखिए अब 330-40 में LIC वाले लेवल्स आ गए, पता नहीं कभी और कभी आ जाए, बट अब देखिए नीचे के लेवल से काफी ऊपर आ गया, तो हो सकता है कि नहीं करे अभी, बट यू नेवर नो। जस्ट डायल ये स्टॉक है। कुणाल जी राय दीजिए, आपने बहुत पहले खरीदारी करने की राय दी भी थी और बताई भी थी कि रिलायंस की तरफ से इस तरह की बातें चल रही है और वो आई भी खबर। 1022 ये है वो दाम जिस पर 1022 रुपये 25 पैसे ओपन ऑफर खुल चुका है। 993 पर स्टॉक है। जिन लोगों के पास है वो ओपन ऑफर में टेंडर कर दें, दे दें या रखें। अनिल जी, मेरी राय में होल्ड करना चाहिए स्टॉक में, और बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। आप देखिए इसमें एक बड़ा सपोर्ट अब 950 पर कायम हो गया है। मुझे नहीं लगता 950 के नीचे स्टॉक जाएगा। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया है और जैसे ही स्टॉक 1000 के लेवल्स को पार करेगा और ये ओपन ऑफर का ओवरहैंग खत्म होगा, मुझे लगता है स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर थोड़ा वक्त दे सकते हो तो मुझे लगता है कि इंतजार करें, 950 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है स्टॉक 1200 को भी पार करने की क्षमता रखता है। ओके, 1200 रुपये के ऊपर भी जाने की तैयारी है, इसलिए अगर होल्ड करें तो भी हर्ज नहीं है। ऐसे ही कैश मार्केट का स्टॉक और है बंसल जी, देखिए RPP इंफ्रा, इसकी आज बोर्ड बैठक है। राइट्स इशू की फाइनल प्राइस, उसका रेशियो, उसकी साइज, इस पर विचार किया जाएगा। हमारा SIP स्टॉक भी रहा हुआ है ये स्टॉक। बताएं सर, इसके चार्ट देखकर 4% नीचे बंद हुआ है गुरुवार को। देखिए अनिल जी, टेक्निक 4% नीचे बंद हुआ है, बट उससे एक दिन पहले बुधवार को स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और गुरुवार को जब ये 4% नीचे हुआ है तो वॉल्यूम्स कम थी। तो एज ऑफ नो 76 रुपीज, 76 रुपये एक अहम सपोर्ट है, वो एक स्टॉप लॉस बैठता है जिन्होंने भी ले रखा है। और ऊपर में जो पहला पड़ाव लगता है 88 रुपीज का पहला पड़ाव लगता है, तो बने रहने की राय है। 76 का स्टॉप लॉस, 88 का टारगेट। तो ये है आपके लिए RPP इंफ्रा पर राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। बाय द वे एम्फेसिस एक और स्टॉक है जहां पर आज नजर रखिएगा। यहां पर एक्स डिविडेंड होता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड भी भारी भरकम है एम्फेसिस में। ये है 65 रुपये का, यानी कि 27 रुपये स्पेशल डिविडेंड है, 38 रुपये फाइनल डिविडेंड है। आज 65 रुपये नीचे खुलना चाहिए, थोड़ा बहुत कम नीचे खुल सकता है। 2993 पर बंद हुआ है, 65 रुपये। एम्फेसिस भी तो SIP स्टॉक रहा है 2000 रुपये के आसपास। क्या भागा है, हमने सोचा नहीं था इतना बढ़ जाएगा। तो एम्फेसिस जरा जैन साहब राय दीजिए अपनी। नहीं, ये स्टॉक गजब है अनिल जी, वाकई में। इनफैक्ट इतना बड़ा रन मैंने भी इनफैक्ट उम्मीद नहीं की थी, और ये स्टॉक बायबैक और ये सब तब से इस पे काफी नजरें बनी हुई है। सो मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके की ग्रोथ, जिस तरीके के रिटर्न नंबर्स, ये सब फैंटास्टिक रहे हैं, तो इसलिए मार्केट ने रिवॉर्ड भी दिया और इस तरीके के डिविडेंड्स डोल आउट कर रहे हैं। सो आई थिंक जिन्होंने ले रखा है वो तो कंटिन्यू करें, होल्ड करें, और जिनको लेना है वो कहीं भी अगर ये स्टॉक 2500 के लेवल्स पे आता है तो उस टाइम पे एंट्री करने की कोशिश करें। बट यस, IT स्टॉक्स ऑलरेडी धूम मचा रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द टॉप 7-8 कंपनीज नाउ इन द कंट्री। सो मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए और डिविडेंड से रिएक्ट नहीं करे, घबराए नहीं, और नीचे आए मौका देखें, एंट्री ले। और जब आपने SIP स्टॉक में हमारी टीम ने दे ही दिया है तो सर्टेनली और ठप्पा लग गया इसके ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए राय एम्फेसिस पर आज।